हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी आप सुनते हैं आईएमएफ का नाम तो आप इमेजिन करते हैं कि जो भी गरीब देश हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, वो आईएमएफ के सामने बस गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लोन दे दीजिए, 1 बिलियन $2 बिलियन। और अब मैं पहली बार देख रहा हूं लाइफ में कि आईएमएफ ने इंडिया को ये कहा है कि वी आर बेगिंग यू टू स्टार्ट एक्सपोर्ट अगेन। लिटरली आईएमएफ की चीफ ने ये कहा है कि आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है, आई बेग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन एज सून एज पॉसिबल। ये कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने। नाउ आईएमएफ ऐसा क्यों कहेगा? इंडिया अगर गेहूं एक्सपोर्ट ना करे तो आईएमएफ को इससे कैसे लॉस होगा, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली आईपीईएफ बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो आपको यहां पर यह बताना है कि कितने देशों ने आईपीईएफ को ज्वाइन किया है। ये है यहां पे आपकी ऑप्शन 20, 13, 10 या फिर 4। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। नौ आज के समय आईएमएफ की चीफ है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में गई और वहां पर एक जर्नलिस्ट से बात करते वक्त इन्होंने ये कहा, आई वुड बेग इंडिया टू रिकंसिडर द वीट एक्सपोर्ट बैन। आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके थ्रू वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। हाँ, भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी बेसिस पर वीट चाहिए तो कंट्री टू कंट्री लेवल पर हम वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार होंगे। तो आईएमएफ की चीफ यहां पर यह कह रही है कि अगर भारत के एग्जाम्पल को फॉलो करके बाकी देशों ने भी वीट एक्सपोर्ट रोक दिया तो इससे दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई देशों में इससे हंगर की प्रॉब्लम आएगी और इवेंचुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रेशर है ये आईएमएफ पे बनता है। क्योंकि आपको पता होगा आईएमएफ काफ़ी बार दुनिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। जो देश कहीं से लोन एक्वायर नहीं कर सकता, जिसके पास बिल्कुल आज के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है, जितना वो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है उसका पैसा पे नहीं कर पा रहा, वो कंट्री जाता है आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ यहां पर यही कह रहा है कि इन दी एंड होगा क्या कि बहुत सारे देश आईएमएफ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ग्लोबल फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे क्या जेन्युइनली सिचुएशन इतनी खराब है? आई मीन अभी हमने सुना कि ठीक है वीट के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, मगर क्या ओवरऑल फूड एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें चावल आता है, इसमें लेंटल्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। तो ओवरऑल फूड के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि क्रिपलिंग ग्लोबल शॉर्टेजेस होने वाली हैं। ऑलरेडी ये लोग कह चुके हैं कि पिछले 1 सालों में दुनिया भर में फूड के प्राइसेस 1/3 बढ़ चुके हैं। मतलब कि 33% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल होगा भी क्यों ना। पहली बात तो देखो, जब हम बात करते हैं बेसिक फूड की तो उसमें एक इतना इंपॉर्टेंट ग्रेन है वीट। इसको आप अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो फूड की शॉर्टेज तो होगी दुनिया में। और अगर यहाँ पे आपका तर्क ये है कि चलो माना गेहूं की शॉर्टेज है, चावल उगा लो दुनिया भर के कंट्रीज, क्या दिक्कत है? चावल उगाओ और सब्जियां उगाओ, खाओ, ठीक है। गेहूं नहीं मिलेगा कुछ महीनों के लिए तो प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम हम यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना गेहूं तो खैर दुनिया भर में उसकी सप्लाई कट हो ही गई है क्योंकि यूक्रेन रशिया उलझ गए हैं वॉर में। उसके अलावा फर्टिलाइजर भी अब दुनिया में बहुत ज़रा कम एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर से ही आपको पता होगा खेती होती है। बिना बड़े स्केल पर फर्टिलाइजर यूज किए आप एक बड़ी आबादी को खाना नहीं खिला सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, मगर एक अगर बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, तो उनको आप खाना नहीं खिला पाओगे एटलीस्ट विद द करंट सिस्टम। तो जब दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर को आप बाहर कर दोगे मार्केट से तो दुनिया भर में फर्टिलाइजर की भी कमी होगी। उसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फूड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि जो कंट्रीज खाना उगा सकती है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, बाकी देश अगर थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर सकते थे तो उसके लिए फर्टिलाइजर भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, इंडिया ने बीच में क्या किया कि रशिया के साथ एक डील कर ली है बार्टर सिस्टम के अंडर। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि आप करेंसी का यूज नहीं करते। अगर आपके पास मान लो चेयर है, किसी के पास जूते हैं, आप मानते हो कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड कर दोगे। तो इंडिया ने भी रशिया को यहाँ पर यही कहा कि सिंस अभी के लिए ट्रेड में करेंसी का इशू आ रहा है, रूबल को अभी बैंक से इतना एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको देंगे टी, मेडिसिन
उसके बदले में उसी की वैल्यू का आप हमको दे दो फर्टिलाइजर। तो भारत में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने वाली, रशिया से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा एक और देश है मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल इजराइल के साथ में, जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी है फर्टिलाइजर की। तो इंडिया ने जॉर्डन के साथ भी एक स्पेशल पैक्ट साइन कर लिया है, जिससे लगातार इंडिया को फर्टिलाइजर आता रहेगा। अगर मान लीजिए कल को रशिया से कुछ कमी भी आती है तो वो कमी जॉर्डन पूरा कर देगा। मगर जो आज के समय इंडिया कर पा रहा है, बाकी देशों के पास इतने ऑप्शन तो नहीं है। उनके पास तो बार्टर करने का भी इतना ऑप्शन नहीं है। उनके पास ये भी गारंटी नहीं है कि अगर वो बार्टर की ऑप्शन लेके रशिया के पास जाएंगे तो रशिया उसको एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं करेगा। इंडिया का केस तो डिफरेंट है। तो इसलिए इंडिया की पोजीशन आज के समय फूड क्राइसिस को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। और ये भी मत भूलिएगा, आईएमएफ ने रिसेंटली ये कह दिया था कि फूड की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये काम भी क्या हर देश कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ये काम वही देश कर पाएगा जिसके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, जो आज के समय रेडी होगा सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया आज के समय रेडी है। हमने सब्सिडी रिसेंटली दी है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करके। और पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन इंडिया में मैनेज हो जाएगी, सरकार और सपोर्ट अभी प्रोवाइड करेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सरकार की बड़ी अनाउंसमेंट और आए। हो सकता है कि फ्री में ग्रेन प्रोवाइड की जाए या फिर जो फ्यूल के दाम है ये और कम किए जाएं। बेसिकली सरकार आम जनता को सपोर्ट करने के लिए अभी बहुत सारी सब्सिडीज अनाउंस करने वाली है, क्योंकि यही सही टाइम है सब्सिडी अनाउंस करने का। क्योंकि दुनिया भर में अब एक जेन्युइन क्राइसिस खड़ा हो चुका है और हमें अपने कंट्री को उससे बचा के रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि दुनिया को इस क्राइसिस से बचाने की सारी जिम्मेदारी इंडिया पे है। रिसेंटली इंडिया ने एक बात बताई कि यूनाइटेड नेशंस का एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर ये लोग फूड वेस्ट इंडेक्स निकालते हैं। ये लोग बताते हैं कि कौन सा देश ऑन एन एवरेज कितना खाना वेस्ट करता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए में 59 केजी पर कैपिटा की फूड वेस्टेज होती है एवरी सिंगल ईयर। ये आंकड़ा जापान में आपको मिलेगा 64 केजी का, इटली में 67 केजी का, जर्मनी में 75 केजी का, कनाडा में 79 केजी का। ये जो विकसित देश है, जो G7 कंट्रीज हैं, ये इतना सारा खाना जो वेस्ट करते हैं अपनी खराब प्रैक्टिसेस से, ये लोग खाने को अभी के लिए सेव क्यों नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं इंश्योर कर रहे कि इनके यहाँ फूड की वेस्टेज ना हो? तो देखो, यहाँ पर आईएमएफ चाहे इंडिया के सामने भीख मांगे या फिर वर्ल्ड बैंक भीख मांगे, इन दी एंड हमको ये देखना होगा कि हमारी जनता के लिए क्या सही निर्णय है। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द नियर फ्यूचर इंडिया और भी एक्सपोर्ट बैन करेगा। ब्लूमबर्ग में ऑलरेडी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है कि इंडिया शायद बहुत जल्द शुगर एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा देगा, क्योंकि बहुत सी जो कमोडिटीज़ है दुनिया भर में उसकी कमी महसूस की जा रही है। तो इंडिया आने वाले कुछ महीनों तक, एटलीस्ट 4-5 महीनों तक, जब तक ये फूड क्राइसिस ख़त्म नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है कि फूड जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में ही रखे इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज। तो क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि भारत की नीति सही है, या फिर आप मानते हैं कि देखिए अब आईएमएफ भी गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज जॉइंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF। रिसेंटली कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया था? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी 13। यहाँ पर आप देख पाओगे 13 देश है, जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और USA। याद रखिएगा इसमें आपको चाइना नहीं मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.